नमस्कार साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग चर्चा करेंगे यहां पर राजभाषा की। और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिला दूं कि आप सभी साथियों को यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, जो भी टॉपिक मैं करा रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजभाषा हमारा टॉपिक चल रहा है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है जी, ऑफिशियल लैंग्वेज। चलिए, अब इसकी क्लास है 2। ठीक है, क्लास नंबर है 2। लेकिन मैं आप लोगों से पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूं कि कल हम लोगों ने राजभाषा आयोग पढ़ा था और मैंने वहां पर राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खैर बताए थे, बाल गंगाधर खैर। तो बाल गंगाधर खैर ही हैं। मेरा माइंड, ये कह लें कि पिताजी की तबीयत खराब थी, या ये कह सकते हैं मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में था, तो मैंने वो जीबी पंत लिखवा दिया। हालांकि मैंने पहले बीजी खैर ही लिखवाया था। अभी आप उसको करेक्शन करना, मैं दोबारा से उसको करा देता हूँ। ठीक है, आर्टिकल हम पढ़ रहे थे 344, और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था राजभाषा आयोग। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? राजभाषा आयोग। मैं माफ़ी चाहूँगा आप सब लोगों से। राजभाषा आयोग, जिसे हमने पढ़ा था ऑफिशियल, एक बार रिवीजन में करा देता हूं, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, ठीक है, इसको मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं एक बार। ठीक है, तो कल थोड़ी सी दिक्कत हुई, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। हालांकि मैंने बाद में क्लास चेक की तो फिर मुझे लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई। इसके जो अध्यक्ष बने थे, इसके अध्यक्ष बने थे बीजी खैर। ठीक, और यही मैंने पहले लिखवाया था, लेकिन ना जाने क्यों माइंड में क्या आया, मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, इनका नाम है बाल गंगाधर खैर। यही हमने लिखा था पहले, बाल गंगाधर खैर। ठीक है जी, बाल गंगाधर खैर। और ये बना कब था? 1955 में। कब बना था? 1955 में। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1955। अच्छा, यहाँ पर हम लोग ये चीज़ें भी लिख सकते हैं, ये चीज़ें भी हम लोग लिख सकते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए कि इसमें सदस्य कितने बताए थे मैंने? जो पहला है, ये फर्स्ट राजभाषा आयोग था, इसमें सदस्य या मेंबर्स मैंने कितने बताए थे? तो इसमें मैंने मेंबर्स बताए थे भैया 22। वर्तमान में है 22, उस समय 14 भाषाएं थीं, ये मैंने बताया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ये सारी चीज़ें पढ़ लें अच्छे से। हाँ जी, बिल्कुल जी। चलिए, कम से कम आप लोग समझ पा रहे हैं कि माइंड की कंडीशन कैसी है, कि जिनके पिता आईसीयू में हों और जो अपनी जिंदगी से लड़ रहे हों, जो एक मौत के मुंह से वापस आने के लिए जूझ रहे हों, और उनका एक लड़का जो उनके साथ ना होकर आपके भविष्य को देखकर आपकी क्लास कंटिन्यू कर रहा है, तो हो सकता है कि माइंड में कुछ ऐसी चीजें चल रही हों जो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहे, स्ट्रेस माइंड में पैदा कर दें। तो वो मिस्टेक कल वहाँ पर हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सब लोगों से। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। और मैंने कहा था कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद इसका गठन होगा, ये मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग बताए थे, ये मैंने कल बीजी पंत यानी कि जीबी पंत, गोविंद वल्लभ पंत बताया था। तो मैं बता देता हूँ गोविंद वल्लभ पंत कौन है। अगर पूछेगा कि सर वर्तमान में इसके कितने सदस्य हो सकते हैं, तो मैंने वर्तमान सदस्य भी बता दिए थे आपको। तो आप कहेंगे सर वर्तमान सदस्य जिनकी संख्या है 22। क्यों? क्योंकि 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि सर इसी में हमने ये पढ़ा था कि सर इसी में एक संयुक्त राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति का गठन भी किया जाएगा। बस यही मिस्टेक कल हो गई थी, मैंने ये आपको बता दिया था। राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति, संयुक्त संसदीय समिति, संसदीय समिति। ठीक है जी, इसको हम पढ़ेंगे, इसे हम बोलते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीटी। आप कहेंगे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीटी, पार्लियामेंट्री कमीटी, पार्लियामेंट्री कमीटी
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिखेंगे। कमिटी किसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं? आप कहेंगे सर कमिटी ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसको अच्छे से सारी चीजें पढ़ेंगे। अब बात आती है कि सर ये जो समिति है, ये समिति कब बनी थी, इस समिति को कब बनाया गया था, तो ये समिति का गठन कब हुआ था, इसको इसको कब बनाया गया था, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, ठीक है। गठन को हम कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखते हैं, लेकिन वो देखते हैं किसके बारे में हम लिख रहे हैं, फॉर्मेशन, कि सर ये कब बनी थी, तो इसका गठन हुआ था 1957 में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष या चेयरमैन थे, जिन्हें हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है, चेयरमैन। समझ गए होंगे आप लोग, चेयरमैन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। आप कहेंगे सर इसके चेयरमैन थे जी बी पंत, जिन्हें हम गोविंद वल्लभ पंत कल लिखे थे, मैं उसके लिए माफी चाह रहा हूं बार बार, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली, सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली, ठीक है। बिल्कुल रिजवान जी, यही मैंने बताया था अभी आकर, यही मैंने बताया था कि ये इसको जो है करेक्ट कर लीजिएगा, ये करेक्ट कर लीजिएगा। हमने कल ये लिख लिया था, हालांकि ये नहीं होगा, ठीक है। मैंने बताया ना अभी कि थोड़ा सा माइंड अपसेट है, अभी आप सारी जानते ही हैं सारी चीजें। चलिए ये सारी चीजें आप लोगों को बस लिखनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है भैया। चलिए ये हमने पढ़ लिया यहाँ तक। कभी कभी आता है कि सर ये हमने पढ़ लिया, राजभाषा आयोग पढ़ लिया, ये सब इसमें अनुच्छेद 344 हमने पढ़ लिए। अब बात ये आती है, ये बात हम लोग समझ रहे हैं कि सर ये कहीं कहीं ना, ये कहीं कहीं 1967 दिया है, लेकिन ये मत करना, 1967 नहीं 1957 है, ठीक है। हालांकि ये 1967 नहीं है, 1957 होगा, तो आप लोग इसको ही करना, ठीक है, उसको करना। अब बात आती है राजभाषा, स्थायी राजभाषा आयोग की, परमानेंट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, जिसे 1961 में बनाया गया, ठीक है भैया। चलिए आगे बात करते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब बात आती है सर एक और लिख लीजिए इसी में, स्थायी राजभाषा आयोग, स्थायी राजभाषा आयोग, ठीक है, 3 बने थे कंटिन्यूसली, स्थायी राजभाषा आयोग। यहाँ पर हम लोग इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। और आप लोग मुझे बताइए, यहाँ पर आप लोग मुझे बताइए कि सर इसे हम क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर इसको बोलेंगे परमानेंट, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि भैया इसको परमानेंट, आप कहेंगे सर परमानेंट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, लैंग्वेज कमीशन, ठीक है। चलिए इसका गठन कब हुआ था, इसका केवल गठन पढ़ लेना कि ये कब बना था, तो आप कहेंगे सर ये कब बनाया गया था, इसका ईयर पूछा है 1961। ये जो है ना, ये PYQ हम कह सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको अक्टूबर 2023 में ये पूछा गया था। 2023 में क्वेश्चन था कि स्थायी राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। बस खत्म करते हैं इसको, आगे बात करते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करिए। अब हम बात करते हैं सर, ये तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रादेशिक भाषाओं की, हम बात कर लेते हैं प्रादेशिक भाषाओं की, कि सर प्रादेशिक भाषाएं, रीजनल लैंग्वेजेस, यहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका गठन कब हुआ है, 1961 में हुआ है। और ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में पूछा गया है, ठीक है। हाँ जी, हाँ पापा जी अभी ठीक है, ICU से उन्हें अब रूम में शिफ्ट कर दिया है, अभी उनकी तबीयत ठीक है, अब रिकवर कर रहे हैं, स्टेबल हैं अभी, ठीक है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो रिकवर हो जाएंगे। आप सब लोगों ने बहुत दुआ की, उसके लिए बहुत बहुत दिल से आभार, अभिनंदन। हाँ जी हाँ जी, शिवानी मैंने उसको सही भी करा दिया था 1967 को,
ठीक है शिवानी, आप 1957 कर लेना उसको। ठीक है, 1957 कर लेना। शायद आपने नेक्स्ट क्लास जीडी वाली नहीं देखी होगी, उसको 1957 कर लेना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ हम लोग बात करते हैं प्रादेशिक भाषाएं। आप कहेंगे सर प्रादेशिक, प्रादेशिक भाषाएं क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रादेशिक भाषाएं। अच्छा, प्रादेशिक भाषाएं कौन कौन से आर्टिकल में आती हैं? प्रादेशिक भाषाएं, तो ये जो भाषाएं हैं ना, ये रीजनल लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस जिसको हम बोल रहे हैं, ये कौन कौन से आर्टिकल में हैं? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये आर्टिकल स्टार्ट होता है 345 से लेकर 347 तक, 347 तक ये आर्टिकल हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें भी हम लोग एक आर्टिकल पहले पढ़ते हैं, अनुच्छेद 345। इसमें क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 345 क्या कहता है? इसमें लिखा है राज्यों की अपनी प्रादेशिक भाषाएं हैं, या ऐसे कह सकते हैं राज्यों को अधिकार है कि वो अपनी प्रादेशिक या रीजनल लैंग्वेज चुन सकते हैं। किसी राज्य का विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, उस राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा में से किसी एक या एक से अधिक भाषा को या हिंदी को उस राज्य की शासकीय प्रयोजन, ऑफिशियल यूज के लिए प्रयोग की जाने के रूप में मान्यता दे सकता है या स्वीकार कर सकता है। ठीक है, क्लास दिक्कत कर रही, देखो भाई बच्चे परेशान है मेरे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग इन सारी चीजों को लिख लीजिएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत शानदार, हम लोग इन सारी चीजों पर आप लोगों को मैं बताता हुआ चलूंगा कि सर राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, अब यहाँ पर राज्य विधानमंडल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? राज्य विधानमंडल, जिसे हम स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर। आप कहेंगे सर स्टेट लेजिस्लेचर को ये अधिकार है, को या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा किसी भाषा को जिसका प्रयोग यूज, ठीक है, यूज शासकीय कार्यों के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? शासकीय कार्य, यानी कि ऑफिशियल वर्क कह सकते हैं इसको। शासकीय कार्य का मतलब होता है ऑफिशियल वर्क्स कह सकते हैं, के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग शासकीय ऑफिशियल वर्क के लिए किया जाता है को प्रादेशिक भाषा के रूप में मान्यता दी जा सकती है। या ऐसे कह सकते हैं, क्या दिया जा सकता है कि भैया उस भाषा को क्या किया जा सकता है? उस भाषा को मान्यता दी जा सकती है, मान्यता दी जा सकती है। यहां तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, दी जा सकती है, यहां तक हम लोग लिख लीजिए, यहां तक आप लोग बताइए। ठीक है, ठीक है भैया, यहां पर हम लोगों ने लिख लिया। अब बात ये सारी चीजों की हमने कर ली कि सर अब ये बताइए, क्या किसी भी राज्य में एक या एक से अधिक भाषा को मान्यता दी जा सकती है? बिल्कुल। जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी है और उर्दू है, ये दोनों ही उसकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं। जैसे उत्तराखंड की अगर मैं बात कर लूं, तो आप कहेंगे सर उत्तराखंड में हिंदी है और वहां पर संस्कृत है। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताना चाहता हूं, जैसे यूपी है, यूपी की जो प्रादेशिक भाषा है उसको हम किस रूप में जानते हैं? हिंदी। इसकी कौन सी है? हिंदी। और भैया सेकंड कौन सी हो जाएगी इसकी प्रादेशिक भाषा? सेकंड है जी उर्दू। अच्छा, उर्दू को मान्यता कब दी गई थी? 1989 में दी गई थी, 1987 में दी गई थी, कब दी गई थी बताना? चलिए जल्दी से बता दीजिए कि यूपी के द्वारा उर्दू को मान्यता कब दी गई थी? नहीं केसारी जी, इतना आता है, इतना डीप आता है आपके एग्जाम में।
हाँ जी, बिल्कुल डीप आता है। तो आप कहेंगे सर, जल्दी से आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए कि सर उर्दू 1989 में बनी। जैसे कि उत्तराखंड है, अब आप मुझे बताएं उत्तराखंड की जो प्रादेशिक भाषा है वो हिंदी है, लेकिन ये बताएं इसकी सेकंड प्रादेशिक भाषा कौन सी है? आप कहेंगे संस्कृत। अब ये बताइए संस्कृत को मान्यता कब दे दी? अब जल्दी से बताइए कि सर संस्कृत को मान्यता कब दे दी है? चलिए बताइए। उर्दू उर्दू को तो हमने यूपी पढ़ लिया, लेकिन उत्तराखंड ने संस्कृत को मान्यता कब दे दी? चलिए बताइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार, बिल्कुल प्रिंस। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड ने संस्कृत को मान्यता कब दी है? जल्दी से बताएं। धीरज कह रहे हैं 2008 में दी है, सिद्धांत कह रहे हैं 2005 में दी है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। आधिकारिक भाषा, देखिए भैया उत्तराखंड बना कब था? आप बताइए जरा। 2000 में बना था, लेकिन संस्कृत को मान्यता उसने 2010 में दी है। 10 में दी है। ये आधिकारिक भाषाएं हो गई, वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लेना, ठीक है। अक्षय, कल जो मैंने कराया था वही आकर मैंने आज अपडेट किया है। मुझे लग रहा है या तो आप लेट जुड़े हैं या फिर आपने मेरी बात नहीं सुनी। कल मैंने बीजी पंत जीवी पंत लिखवा दिया था, मैंने वो गलती से लिखवा दिया था, वो मैंने गलती एक्सेप्ट की। सबसे पहले आते ही मैंने उसका करेक्शन कराया है, सबसे पहले आते ही मैंने इसका करेक्शन कराया है। यहां पर यही होगा। जीवी पंत भैया गोविंद वल्लभ पंत इस संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये मैंने आकर करेक्शन कराया है। कल मैंने ये लिखवा दिया था यहां, ठीक है, जो कि गलत हो जाता। जीवी पंत गोविंद वल्लभ पंत संयुक्त संसदीय समिति पर राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्लीज इसको आप करेक्ट कर लीजिए। चलिए यहां पर आपने लिख लिया। अब अनुच्छेद 346 पर आते हैं। अनुच्छेद 346 क्या कहता है? आर्टिकल 346 में क्या लिखा है? आप कहेंगे कि सर इसमें लिखा है पत्राचार की भाषा। अब पत्राचार की भाषा क्या होगी? पत्राचार की भाषा यानी कि पत्राचार, लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेशन, आप इसको कह सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा लिखें इसे। ठीक है, पत्राचार की राजभाषा। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। ठीक है जी, यहां पर आप लोग इसको जल्दी से लिखिएगा, कम्युनिकेशन। ठीक है, यहां पर अब पत्राचार का मतलब क्या है कि यदि एक राज्य दूसरे राज्य से किस भाषा में पत्राचार रखना चाहता है, किस भाषा में पत्राचार रखना चाहता है या बोलना चाहता है, वो आपस में जो आपस में पत्राचार कर रहे हैं वो किस भाषा में कर रहे हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, मान लीजिए आप यहां पर ये मान रहे हैं कि सर जो उत्तर प्रदेश है, यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश है अहिंदी भाषी राज्य हैं। कितने अहिंदी भाषी राज्य, कितने हिंदी भाषी राज्य हैं? बताएं जरा, बताएं। बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कि अगर मैं मान रहा हूं कि पत्राचार की भाषा, एक राज्य दूसरे राज्य से किस भाषा में टॉक कर रहा है, उनके जो आदान प्रदान है डॉक्यूमेंट के वो किस भाषा में हो रहे हैं, तो वो सारी चीजें यहां पर लिखिए। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। चलिए हम बात करेंगे, जैसे कि अगर मैं मान रहा हूं, आप लोग ऐसे लिखें कि हिंदी भाषी राज्य कितने? 9। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब बात करते हैं सर अहिंदी भाषी राज्य, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। ठीक है, इन्होंने हिंदी को सेकंड भाषा के रूप में मान्यता दी हुई है। चलिए अगर आप यहां पर भी चाहें तो ये आप लिख सकते हैं, ये चीजें हो गई।
अगर इसमें एक और ऐड करना चाहें कि सर ऐसे कौन कौन से राज्य, यहां पर ऐड करना चाहें ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने हिंदी को ही राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है, तो एक नोट चाहो तो बना लो, इसके बाद एक नोट चाहो तो बना लो, अच्छा रहेगा, कभी कभी पूछ लेता है। तो आप कहेंगे हिंदी, हिंदी किस किस राज्य की राजभाषा है, हिंदी राजभाषा किस किस की हो जाएगी। आप कहेंगे सर हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज किस किस की हो जाएगी, बताइए जल्दी से। आप कहेंगे सर हिंदी को उत्तर प्रदेश ने अपनी राजभाषा माना है, उत्तराखंड ने अपनी राजभाषा माना है, मध्य प्रदेश ने अपनी राजभाषा बनाया है, बिहार ने अपनी राजभाषा बनाया है, बिहार ने, आप कह सकते हैं सर राजस्थान ने, किसने, राजस्थान ने अपनी राजभाषा बनाया है। आप कहेंगे सर हिमाचल प्रदेश ने अपनी राजभाषा बनाया है, हिमाचल प्रदेश। आप कहेंगे सर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, 9 राज्य हो जाएंगे केवल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हरियाणा। अब कौन कौन से रह गए, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और आप कह सकते हैं सर छत्तीसगढ़ है, यहां पर झारखंड लिख लीजिए, झारखंड, ठीक है, ऐसे आप लिख लीजिए जी झारखंड, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप कहेंगे 9 राज्य, 9 राज्य, 9 राज्य जिनकी आधिकारिक भाषा, जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज या आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो आप कहेंगे सर जिनकी आधिकारिक भाषा कौन सी हो जाएगी, आधिकारिक भाषा, भाषा हिंदी है, कौन सी है, हिंदी है। चलिए अब आप लोग बताइए कि हिंदी को दूसरी आधिकारिक भाषा किसने बनाया है, हिंदी, हिंदी को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा या आधिकारिक भाषा किस किस राज्य ने बनाया है, ऑफिशियल लैंग्वेज। आप कहेंगे सर ये तो हो गए राज्य, अब एक केंद्र शासित प्रदेश भी लिख लीजिए, एक यहां पर केंद्र शासित प्रदेश भी लिख लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी। यूटी कौन सा है, आप कहेंगे दिल्ली की राजभाषा भी कौन सी है, हिंदी, आधिकारिक भाषा कौन सी है, हिंदी। अब यहां पर था हिंदी को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज किस किस राज्य ने बनाया हुआ है, दूसरी आधिकारिक भाषा, सेकंड आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा, आधिकारिक भाषा किस किस ने बनाया हुआ है। तो आप कहेंगे ऐसे नॉन हिंदी राज्य जिन्होंने हिंदी को अपनी दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज किया, आप कह सकते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, ठीक है। आप कहेंगे सर महाराष्ट्र में हिंदी दूसरी आधिकारिक भाषा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ठीक है, पंजाब है, ठीक है। ये वो राज्य हैं जिनकी जो पहली आधिकारिक भाषा है वो हिंदी नहीं है, यहां पर हिंदी नहीं बोली जाती, लेकिन इन्होंने हिंदी को अपनी दूसरी आधिकारिक भाषा बना रखा है। अच्छा यूटी में अगर पूछ लिया जाए, केंद्र शासित प्रदेश में पूछ लिया जाए, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जिन्होंने हिंदी को अपनी यूटीज, कौन कौन से यूटीज हो जाएंगे कि जिन्होंने हिंदी को अपनी, चंडीगढ़, हिंदी को राजभाषा के रूप में, दूसरी राजभाषा के रूप में, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है जी, अंडमान निकोबार, ये वो राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने हिंदी को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए। अब बात आती है सर दूसरी राजभाषा घोषित कर दिया है, हिंदी को दूसरी राजभाषा घोषित करने वाले राज्य कौन कौन से हो गए, तो आपने लिख लिया कि सर महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और चंडीगढ़, ठीक है, अंडमान निकोबार। आप कहेंगे सर कि भैया ये बताओ कि हिंदी 9 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिन्होंने हिंदी को अपनी पहली आधिकारिक या राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। चलिए अब ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है, अंग्रेजी,
जबकि अंग्रेजी तो हमारी 22 अंग्रेजी या इंग्लिश, अंग्रेजी या इंग्लिश तो 22 भाषाओं में भी मान्यता प्राप्त नहीं है। अंग्रेजी किस किस राज्य की राजभाषा है? राजभाषा, ऑफिशियल, अंग्रेजी को राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज किस किसने बनाया है? आधिकारिक भाषा किसने बनाया है? चलिए बताइए। देखिए हम ये जानते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज किस किस राज्य ने बनाया। जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी भारत की राजभाषा में मान्यता प्राप्त नहीं है 22 भाषाओं में, लेकिन फिर भी ऐसे भारत के कुछ राज्य हैं जहां पर अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। वो कौन कौन से हैं आप मुझे बता दीजिए। आप कहेंगे जैसे कि मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। आप कहेंगे भैया कौन कौन से हो जाएंगे? कि मेघालय हो जाएगा। मेघालय की आधिकारिक भाषा कौन सी? अंग्रेजी। मेघालय। मिजोरम, मिजोरम की आधिकारिक भाषा कौन सी है? इंग्लिश। और नागालैंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है? आप लोग जानते हैं कि उधर के लोग फटाफट इंग्लिश बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज ही क्या है? इंग्लिश है। क्या है जी? इंग्लिश है। ठीक है, चलिए लिख लिया आप लोगों ने यहां तक। चलिए आगे बात करते हैं, यहां तक फटाक से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब बात हमारी हो रही थी पत्राचार की। अब बात हमारी चल रही थी पत्राचार की कि सर पत्राचार की राजभाषा राज्य के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो उत्तर प्रदेश और दिल्ली किस में कौन सी भाषा में वार्तालाप करें, बिहार और पश्चिम बंगाल कौन सी भाषा में वार्तालाप करें। तो एक राज्य दूसरे राज्य के साथ किस भाषा में अपना पत्राचार कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, वो किस में दी हुई है? तो आप कहेंगे सर वो अनुच्छेद 346 में। खत्म, इसमें और कुछ भी नहीं करना है, और कुछ नहीं करना। अब बात आती है सर आर्टिकल आर्टिकल 347 की। कि इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा राजभाषा के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं। राजभाषा के लिए, राजभाषा के लिए राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा निर्देश। ठीक है जी, निर्देश। ठीक है, निर्देश। आप कहेंगे सर डायरेक्शन, आप कहेंगे सर इसको हम क्या बोल सकते हैं? आप मुझे बता देना सर। डायरेक्शन की अगर बात होगी कि सर ये बताएं कि यहां पर जो डायरेक्शन है, ठीक है, कि डायरेक्शंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? चलिए बता दीजिए, डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। यूपीएसआई के लिए दिग्विजय सर पॉलिटी पढ़ाएंगे, आप वहां पर कंटिन्यू कर लीजिएगा भैया, है ना। मैं वैसे बहुत डिटेल लेकर चल रहा हूं। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत शानदार। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं सारी चीज़ों के बारे में। मैं यहाँ पर डायरेक्शन की बात कर रहा था। डायरेक्शन, डायरेक्शन फॉर दी, डायरेक्शन किसके द्वारा? डायरेक्शन बाय द प्रेसिडेंट फॉर द ऑफिशियल लैंग्वेज। डायरेक्शन बाय प्रेसिडेंट किसके द्वारा दिए जाते हैं? प्रेसिडेंट फॉर दी ऑफिशियल लैंग्वेज। किसके लिए? ऑफिशियल लैंग्वेज। अब इसका मतलब क्या है? मतलब समझिए, मतलब आप यहां पर समझिए। मतलब क्या है? मतलब है ये कि भैया किसी राज्य में यदि किसी जनसंख्या के द्वारा किसी भाषा को ज्यादा बोला जाता है, तो उस समुदाय, उस कम्युनिटी के द्वारा राष्ट्रपति से ये रिक्वेस्ट की जा सकती है जी इस भाषा को आप मान्यता प्राप्त कर दें राज्य में। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 347 के तहत निर्देश देंगे, डायरेक्शन देंगे। ठीक है जी, समझ गए आप लोग? यहां तक समझ गए होंगे आप लोग कि भैया किसी राज्य की जनसंख्या का, कोई किसी राज्य में किसी भाषा को बोलने वालों की, लोगों की जो जनसंख्या है वो ज्यादा है, और वो जनसंख्या राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करती है जी इस भाषा को आप, इस भाषा को आप मान्यता प्रदान कर दें, आधिकारिक भाषा के रूप में, ऑफिशियल वर्क के रूप में इसे मान्यता दे दें। तो भैया वो राष्ट्रपति अनुच्छेद 347 में उस भाषा को मान्यता दे देंगे। चलिए अब बात आती है सर आर्टिकल
348 और 349, ये हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था 348 और 349। हालांकि आपसे यही पूछा जाएगा कि सर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, यहाँ पर केवल ये लिखें आप, यहाँ पर ये लिखें कि सर सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा, प्रयोग यानी कि यूज की जाने वाली भाषा। भैया आप मुझे बता सकते हैं कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में? भाषा, लैंग्वेज। चलिए बता दीजिए, आप मुझे बताइए भैया कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? आप कहेंगे सर इनमें इंग्लिश का ही प्रयोग किया जाता है। किसका? इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी का, अंग्रेजी का प्रयोग होता है। जो भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में डिसीजंस होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, वो अंग्रेजी भाषा में होते हैं। और इसी में लिखा है कि भैया जैसे कोई बिल है, कोई अधिनियम है, निर्देश, निर्देश नहीं निदेश, निर्देश नहीं निदेश, डायरेक्शंस, ठीक है, समझ गए? चलिए यहां तक आप लोग लिखिए कि सर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 349 बहुत जरूरी है नहीं, तो उसको हम लिखेंगे भी नहीं, ठीक है। चलिए यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। अब बात आती है डायरेक्ट विशेष निर्देश। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने कल जो है गलत लिखवा दिया था, आप क्यों गलत लिखवा देते हैं? तो मैं उन बच्चे को बस यही कहना चाहूंगा कि वो मिस्टेक हुई, मैंने एक्सेप्ट की, ठीक है। लेकिन ये बताइए, यदि जो चीज जिसको मैं फेस कर रहा हूं वही चीज अगर आप फेस करते, आप क्लास लेते? मेरे पिताजी जो एक नया जीवन जी या मौत से जीत कर आए हैं, अभी हालांकि हॉस्पिटल में ही है, आपके साथ अगर ये घटना होती, आप क्लास लेते? मैं आपकी क्लास कंटिन्यू कर रहा हूं। मैं भी आपके जैसे एक आम लड़का हूं, मुझे भी मेरे पिता से बहुत लगाव है, बहुत प्रेम करता हूं मैं अपने पापा से, बहुत प्यार करता हूं, वो जान है मेरी। क्या आप क्लास लेते? मैं फिर भी आपकी क्लास कंटिन्यू कर रहा हूं इस कंडीशन में कि जब ये बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस हो, नहीं लेते। मैंने आपकी क्लास कल भी कंटिन्यू की, आज भी कंटिन्यू की, और वो इसलिए परसों भी कंटिन्यू की, इसलिए कि भाई आपके भविष्य की बात है, ठीक है। प्लीज इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि भाई टीचर भी एक आम नागरिक है, एक व्यक्ति है, उसकी भी फैमिली है, उसकी फैमिली में भी समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। और मैंने आते ही उसको एक्सेप्ट किया, ऐसा नहीं मैंने उसको इग्नोर कर दिया कि हाँ वो कल गलती हुई, मैंने उसको आज करेक्ट करवाया, करवाया ना। चलिए, तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए। आगे बात करते हैं। हालांकि वो बच्चे जो भी बोल गए, उन्होंने शायद वो चीजें नहीं सुनी होंगी, इस कारण वो बोल गए होंगे। हालांकि इतना निर्दयी, इतना क्रूअल कोई भी नहीं होगा जो इन चीजों को सुन के ऐसी बातें बोलेगा। शायद उन्होंने मेरी बातें पहले नहीं सुनी होंगी, इसलिए वो ऐसी चीजें बोल गए होंगे। अब बात आती है विशेष निर्देश की भाषा। विशेष निर्देश, विशेष निर्देश की भाषा, ठीक है। विशेष निर्देश की भाषा, आप कहेंगे सर यहां पर लैंग्वेज ऑफ स्पेशल स्पेशल डायरेक्शन, स्पेशल डायरेक्शंस लिख लें, या इसको डायरेक्टिव्स भी कर सकते हैं। विशेष निर्देश को यहाँ पर डायरेक्टिव्स लिखना, क्योंकि यहाँ एडजेक्टिव बन जाएगा डायरेक्टिव्स, ठीक है, डायरेक्टिव्स करना। अच्छा, इसमें एक आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ना था कि सर अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हम पढ़ेंगे इसमें? अनुच्छेद 350 से 351 तक हम इसमें पढ़ेंगे। अब बात आ गई कि भैया अनुच्छेद 351 में क्या लिखा हुआ है, 350 में क्या लिखा हुआ है, 350 ए में क्या लिखा हुआ है।
अनुच्छेद 350 क्या कहता है? अब बताएंगे अनुच्छेद 350 कहता है कि सर, प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक है या जो भारत का नागरिक नहीं है, एवरी पर्सन हैज राइट टू राइट अ एप्लीकेशन ऑफ हिज या हर लैंग्वेज। जो उसकी भाषा है, अपनी भाषा में वो अपनी समस्या के निदान के लिए एक पत्र लिख सकता है। क्या कर सकता है? एक पत्र लिख सकता है। चलिए, यहां तक आपने लिख लिया। आप कहेंगे सर ये बताएं कि संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं तमिल से आया हूं, मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूं, और मैं उत्तर प्रदेश में आया, और उत्तर प्रदेश में मेरा कोई सामान चोरी हुआ। मैं उत्तर प्रदेश के किसी पुलिस स्टेशन में गया, तो भैया उत्तर प्रदेश में 2 भाषा 3 भाषा चल सकती हैं, एक तो अंग्रेजी, एक हिंदी और एक उर्दू। इन तीनों भाषाओं में आप क्या एक पत्र लिख सकते हैं? क्या आप अपनी तमिल भाषा में नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि व्यथा निवारण के लिए भाषा, लैंग्वेज फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस। आप कहेंगे सर व्यथा निवारण, व्यथा निवारण के लिए भाषा, व्यथा निवारण के लिए भाषा। अब यहां पर आप कह सकते हैं कि सर इसमें हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस। कि भैया ग्रीवेंसेस, आप कहेंगे कि जो मेरा दुख है, जो मेरा दुख है, उसके लिए क्या मैं अपनी भाषा में पत्र लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। कि भाई ये हम कह रहे हैं कि भैया व्यथा निवारण, समस्या के निदान के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को संघ या राज्य में प्रयोग की जाने वाली किसी भी भाषा में आप आवेदन दे सकते हैं। आप कहेंगे सर समस्या के समाधान के लिए, समस्या के समाधान के लिए, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है जी, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, समस्या के समाधान के लिए, समस्या के समाधान के लिए संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में, संघ या राज्य, यानी कि संघ में तो हिंदी का है, राज्य में जो भी राज्य की आधिकारिक भाषा में, ऑफिशियल लैंग्वेज में, आधिकारिक भाषा में। ठीक है, आधिकारिक भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, ऑफिशियल लैंग्वेज में आवेदन दे सकते हैं, आवेदन या एप्लीकेशन दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब भैया मान लीजिए दे सकते हैं, मान लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश में तमिल भाषा को तो कोई नहीं जानता होगा, लेकिन हर विभाग में अनुवादक विभाग होता है, ट्रांसलेट डिपार्टमेंट होता है। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी है कि जिसने तमिल में एप्लीकेशन दी थी, उस भाषा को वो हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेट कराए। क्लियर? तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए कि वो इस आवेदन को, इस एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं कर सकता कि ये राजभाषा नहीं है। वो किसी भी भाषा में भैया जो वो जानता होगा उस भाषा में देगा। मान लो कोई जर्मन का व्यक्ति आया, अब उसे जर्मन ही आती होगी, उसे जर्मन लैंग्वेज आती होगी, तो वो जर्मन में भी लिख सकता है। वो अब ये पुलिस वालों का काम है कि उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करे। ठीक है, लिख लिए होंगे, आई होप यहाँ पर लिख लिए होंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ हमने लिख लिया। अब एक आर्टिकल है कि सर ये बताइए, इसका एक आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है? एक आर्टिकल है यहाँ पर 358
क, या इसको ए भी लिख सकते हैं, 350 ए। अब ये क्या कहता है, मातृभाषा में शिक्षा, एजुकेशनल इन मदर टंग। अब ये मुझे बताएं कि सर एजुकेशन इन मदर टंग, इसमें क्या लिखा है, मातृभाषा में शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, में शिक्षा, ठीक है। यहां पर आप कह सकते हैं सर एजुकेशन, एजुकेशन इन मदर टंग, मदर टंग, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे सर एजुकेशन इन मदर टंग, कि भाई मदर टंग में क्या हो सकता है जी, आप मुझे बताएंगे मदर टंग, ठीक है, कि भाई मदर टंग में भाषा। इसमें लिखा है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उन्हें उन्हें अपनी भाषा में एजुकेशन लेने का अधिकार है। ये आर्टिकल जोड़ा कब गया, ये आर्टिकल मूल संविधान में तो था नहीं, इसे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के द्वारा जोड़ा गया, के द्वारा जोड़ा गया, जोड़ा गया। अब ये बताइए कि मातृभाषा में शिक्षा, जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ग्रुप हैं, वो अपनी मातृभाषा में शिक्षा ले सकते हैं। इसमें लिखा है भाषाई आधार पर, भाषाई आधार या भाषाई अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा, अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा, आप क्या कहेंगे, अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा, अल्पसंख्याई या भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा मातृभाषा में शिक्षा ली जा सकती है, द्वारा, ठीक है, द्वारा। यानी कि जो माइनॉरिटीज ग्रुप हैं, जैसे लिंग्विस्टिक, आप कहेंगे जो लिंग्विस्टिक, यहां पर लिखेंगे सर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज कि जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज ग्रुप हैं, ठीक है, माइनॉरिटीज ग्रुप्स, इनको अपनी मातृभाषा में शिक्षा लेने का अधिकार है, ठीक है, कि भैया जो अल्पसंख्यक बालक हैं वो प्राथमिक भाषा में, प्राथमिक भाषा में प्राइमरी स्तर पर, प्राथमिक लेवल पर, किसमें, प्राथमिक स्तर पर, स्तर पर, ऑन दी प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा में शिक्षा ले सकते हैं, मातृभाषा में शिक्षा ले सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल में लिखा था, ये लिखा है कि ये अनुच्छेद 350 का में। वॉइस नहीं आ रही क्या, वॉइस तो आ रही है अजय, वॉइस तो आ रही है माय डियर। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर आप लिख लीजिए। चलिए बताइए, हाँ जी। अब राष्ट्रपति राज्यों को ये निर्देश जारी कर सकते हैं कि भाई वो उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था करे। राष्ट्रपति इन सुविधाओं को भी देख सकते हैं कि किस राज्य में मातृभाषा में शिक्षा देने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए आप लोग। अब आता है जी अनुच्छेद 350 बी। 350 बी क्या कहता है, इसमें हम बात करेंगे कि सर 350 खा, इसे भी 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 356 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें कहा कि जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हैं इनके लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति होगी और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यहाँ पर एक आर्टिकल में और बता देता हूँ, अनुच्छेद 350 ख या बी, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सर इसे 7वें संविधान संशोधन, 7th संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, यहां हमने पढ़ लिया 56 के द्वारा, 56 के द्वारा क्या किया गया, जोड़ा गया है, इसे भी इसी के द्वारा जोड़ा गया। ये आर्टिकल कब जोड़ा गया, तो आप कहेंगे सर जोड़ा गया 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें लिखा है जो भाषाई, भाषाई अल्पसंख्यक है, भाषाई ऐसे भी लिखते हैं ना, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक
वर्गों के लिए ठीक है, के लिए आप कहेंगे सर फॉर दी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ग्रुप्स, या माइनॉरिटी ग्रुप कर सकते हैं इसको, क्या कर सकते हैं सर, माइनॉरिटीज ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप्स ग्रुप्स के लिए एक विशेष अधिकारी, ठीक है, ग्रुप्स के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति, विशेष अधिकारी की नियुक्ति, स्पेशल ऑफिसर, स्पेशल ऑफिसर, ऑफिसर यहां पर आप कहेंगे सर ऑफिसर, किसकी नियुक्ति भैया, ऑफिसर की नियुक्ति, जो भी एक विशेष अधिकारी होगा ऑफिसर की नियुक्ति, यानी कि अपॉइंटमेंट, नियुक्ति। अपॉइंटमेंट कौन करेंगे जी, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाएगी, अपॉइंटमेंट आप कहेंगे सर अपॉइंटमेंट करेंगे राष्ट्रपति, कौन, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा वाइस प्रेसिडेंट, खत्म। अब एक लास्ट आर्टिकल है, एक लास्ट आर्टिकल मैं आपको करा देता हूं यहां पर, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 351, इसमें क्या लिखा है, 351 में हम कहेंगे कि सर इसमें क्या लिखा हुआ था, इसमें लिखा है कि सर हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास, ठीक है, आप कहेंगे सर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, कि भाई राज्य को ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य दिए गए कि वो हिंदी भाषा का विकास करे, क्या करे, हिंदी भाषा का विकास करे। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर लिख लें कि सर हिंदी भाषा का विकास करने की जो बात आई है वो इसी में है। चलिए अब हम दो दो आर्टिकल में यहाँ पर और एक्स्ट्रा बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट हैं। देखिए दो आर्टिकल में यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मानकर चलना आप लोग। जैसे कि एक आर्टिकल में यहाँ पर लिखूंगा, ये आपके एडिशनल हैं, आर्टिकल 120, आर्टिकल 200 210, आप कहेंगे सर क्या हो जाएगा, तो आप मुझे ये बताएं कि सर इन आर्टिकल में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए चलिए रोली शर्मा, बिल्कुल बिल्कुल भैया, आप यहाँ पर लिखेंगे कि सर संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, आप कहेंगे संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, की जाने वाली प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है। और आर्टिकल 210 में क्या लिखा है, राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, राज्य विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है जी, भाषा यहां पर आप लोग लिख लीजिए, यहां पर आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको आप लोग लिखिए, ठीक है भैया। चलिए अब ये डिपेंड कैसे करेगा, जैसे मान लो जैसे हिंदी अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा, इसमें आप कहेंगे सर इसमें हिंदी या अंग्रेजी, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश का प्रयोग इसमें होगा संसद में। अगर कोई ना तो हिंदी में बात करना चाहता है ना इंग्लिश में, वो अपनी मातृभाषा में अगर बात करना चाहता है तो वो अध्यक्ष से अनुमति लेगा, ठीक है। मातृभाषा के लिए, मातृभाषा में बोलने के लिए, मातृभाषा के लिए वो भैया स्पीकर से, ठीक है, स्पीकर लोकसभा में स्पीकर से, राज्यसभा में चेयरमैन से, किससे, चेयरमैन से परमिशन लेगा,
क्या लेगा भैया? आप कहेंगे सर परमिशन लेगा। ठीक है जी, परमिशन लेगा। ठीक है, और यहां पर क्या होगा? राज्य विधानमंडल में आप कहेंगे अंग्रेजी का प्रयोग होगा। यहां पर क्या होगा? अंग्रेजी का या हिंदी का। ठीक है, जो भी उस राज्य की अपनी भाषा होगी, राजभाषाओं में से हिंदी होगी, हिंदी, या भैया आप कह सकते हैं इंग्लिश, इंग्लिश, अंग्रेजी। ठीक है, या उस राज्य की, उस राज्य की आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा, जो भी जिस राज्य की है। ठीक है, अब जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में या तो भैया हिंदी को बोल लेंगे, अंग्रेजी में बोल लेंगे, या मराठी में बोलेंगे। यदि कोई और भाषा में बोलना चाहता है तो वो विधानसभा अध्यक्ष से या विधान परिषद से परमिशन लेकर वो अपनी विचार व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो ये क्लास आज यहीं पर खत्म कर रहे हैं। कल तो क्लास होगी नहीं, मंडे में मिलते हैं और मंडे में हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन। ठीक है जी, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। दुआ करना सब लोग एक बार फिर से। ठीक है, चलिए बहुत बहुत आभार आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए और आपकी दुआओं के लिए। तो जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।